नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1। फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो बाकी का रिमेनिंग टॉपिक हमारा बचा था वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री किस तरीके की है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और साथ ही में कुछ चीज़ें हमें आगे देखनी हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की यहाँ पर हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। In India, knowledge of medicinal plant is very old and medicinal properties are described in Rig Veda and Atharva Veda from which Ayurveda was developed। तो हमारे इंडिया में जो मेडिसिनल प्लांट का नॉलेज है वो बहुत पुराना है। बहुत पहले के समय से जो मेडिसिनल प्लांट है उनका यूज़ हमारे इंडिया में किया जा रहा है। हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनको बहुत पहले से मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज है, और ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया है ऋग वेदा एंड अथर्व वेदा में। अथर्व वेदा, ऋग वेदा ये बुक्स है। तो इनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिन की पहले लोगों ने स्टडी की, उनके बारे में जो भी उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उनको ऋग वेदा और अथर्व वेदा में डिस्क्राइब किया है, जिससे आयुर्वेदा डेवलप हुआ है। ऋग वेदा और अथर्व वेदा से आयुर्वेदा डेवलप हुआ है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, आयुर्वेदा इंक्लूड चारक संहिता डील्स मोस्टली विथ प्लांट्स एंड सुश्रुता संहिता डील्स विथ सर्जरी। तो आयुर्वेदा में चारक संहिता होता है जिसमें प्लांट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। चारक संहिता ये मोस्टली प्लांट से डील करता है, और सुश्रुता संहिता ये सर्जरी से डील करता है, सर्जरी किस तरीके से करनी है। साथ में चारक संहिता में प्लांट, तो प्लांट कौन सा प्लांट किस चीज़ में काम आता है, कौन सा प्लांट किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। देन नेक्स्ट है हिपोक्रेट्स 460 to 370 BC कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिपोक्रेट्स ये एक साइंटिस्ट थे 460 to 370 BC तक, कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो हिपोक्रेट्स इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। देन नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये एक साइंटिस्ट है। यहाँ पर हम जितने भी साइंटिस्ट के नेम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछ सकते हैं। तो देन नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल 384 BC से लेके 322 BC तक ही इज नोन फॉर राइटिंग एनिमल किंगडम। तो जो एरिस्टोटल है उसने एनिमल किंगडम, जो हम एनिमल किंगडम अभी पढ़ते हैं, वो एनिमल किंगडम किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने। वो जो पूरा एनिमल किंगडम है वो एरिस्टोटल ने तैयार किया था। देन नेक्स्ट है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ये भी एक साइंटिस्ट है। 380 to 287 BC तक इज अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल नोन फॉर राइटिंग प्लांट किंगडम। तो थियोफ्रास्टस ये एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट है। इसने प्लांट किंगडम लिखा था। जो हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं वो थियोफ्रास्टस ने लिखा था, ये एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। देन नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर्स 1862 हैव डेवलप्ड प्लांट क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन डेवलप किया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर डेवलप किया है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है बर्ग 1865। ही वॉज नोन फॉर राइटिंग एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग। तो बर्ग ये एक साइंटिस्ट है जो कि पहचाना जाता है क्योंकि इसने एनाटॉमिकल एटलस लिखा था। जो क्रूड ड्रग का एनाटॉमिकल एटलस है वो बर्ग ने लिखा था, इस चीज़ के लिए इसको पहचाना जाता है। देन नेक्स्ट है वॉल एंड टशरिच। दे रोट एन एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग। तो वॉल एंड टशरिच ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो पाउडर क्रूड ड्रग है उनका एनाटॉमिकल एटलस लिखा था। तो इनके लिए ये जाने जाते हैं, इन्होंने पाउडर क्रूड ड्रग का, और जो बर्ग है उन्होंने क्रूड ड्रग में कोई भी आ गया क्रूड ड्रग,
पर जो वोल एंड टस्ट्रिच है उन्होंने पाउडर्ड क्रूड ड्रग, जो भी पाउडर्ड फॉर्म में क्रूड ड्रग्स होते हैं उनका एनाटॉमिकल एटलस लिखा था। देन नेक्स्ट है ग्रीनिश एंड कोलिन 1904, दे कंपाइल द एनाटॉमिकल एटलस ऑफ वेजिटेबल ड्रग। और ग्रीनिश एंड कोलिन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो वेजिटेबल ड्रग्स होते हैं उनका एनाटॉमिकल एटलस लिखा था। देन नेक्स्ट है Dioscorides, a physician, describes some medicinal plants like belladonna, opium, ergot। तो डायस्कोराइड ये एक ऐसा साइंटिस्ट है, ये एक तरीके का ये एक फिजिशियन भी है जिसने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि बेलाडोना हो गया, ओपियम, एर्गोट, इस तरीके की प्लांट्स जो है वो डायस्कोराइड ने डिस्क्राइब किए हैं। द नेक्स्ट साइंटिस्ट है प्लिनी, ही रोट 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल क्रूड ड्रग। जो नेचुरल क्रूड ड्रग का 37 वॉल्यूम है वो प्लिनी ने लिखा है। देन नेक्स्ट है गैलेन, ही रिवाइज्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लांट ड्रग विच नोन एज गैलेनिकल्स। तो गैलेन ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने प्लांट ड्रग के प्रिपरेशन की जो मेथड है वो रिवाइज की थी, जिनको हम गैलेनिकल्स बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट हो गया गैलेन। देन नेक्स्ट है ली मैरी, रिपोर्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड एंड अल्कोहल टू बी यूज एज बेस्ट सॉल्वेंट। ली मैरी ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एक्सट्रैक्शन मेथड का इम्पोर्टेंस हमें बताया, और साथ में अल्कोहल ये एक बेस्ट सॉल्वेंट हो सकता है, ये भी हमें इस साइंटिस्ट ने बताया। अल्कोहल को एज अ हम बेस्ट सॉल्वेंट, अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट करके हम यूज कर सकते हैं, ये हमें ली मैरी ने बताया। इसका इंपॉर्टेंस हमें ली मैरी इस साइंटिस्ट ने बताया। देन नेक्स्ट है डेरोसिन 1803, एक्सट्रैक्टेड एल्कलॉइड्स नार्कोटिन फ्रॉम ओपियम। डेरोसिन ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ओपियम से अल्कलॉइड नार्कोटिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है। देन नेक्स्ट है सर्चनर 1806, आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। ओपियम से मॉर्फिन जो है वो किसने आइसोलेट किया है? सर्चनर ने। देन नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ड्यूरिंग द पीरियड वेयर आइसोलेशन ऑफ निकोटीन फ्रॉम टोबैको बाय साइंटिस्ट राइमन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो अदर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है जैसे कि आइसोलेशन ऑफ निकोटीन फ्रॉम टोबैको, टोबैको से जो निकोटीन है उसको आइसोलेशन किया गया। तो इस तरीके की अदर जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है वो साइंटिस्ट राइमन ने की थी। देन नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ एर्गोमेट्रिन, रिजरपाइन, क्विनिन एंड क्विनिडिन आर द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो एर्गोमेट्रिन हो गया, रिजरपाइन, क्विनिन, क्विनिडिन, ये सारे जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं इनका आइसोलेशन भी 20th सेंचुरी में किया गया था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी उस टाइम पे, क्योंकि जैसे हम एर्गोमेट्रिन, रिजरपाइन, क्विनिडिन ये सारे ड्रग्स देखे तो जो हमारे मेजर डिसऑर्डर्स, मलेरिया हो गया, उन जैसे डिसीज कंडीशन में अभी भी यूज़ किए जाते हैं, इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये उस टाइम पे आइसोलेट किया गया था, 20th सेंचुरी में ये आइसोलेट किया था। देन नेक्स्ट है in 19th century the term materia medica was used for the subject which is now known as pharmacognosy। तो 19th century में एक टर्म यूज किया था जो कि है मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका ये टर्म 19th century में यूज किया गया था, was used for the subject which is now known as pharmacognosy। तो फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले मटेरिया मेडिका ये टर्म यूज किया जाता था 19th सेंचुरी में। जो हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट अभी बोलते हैं इसको पहले मटेरिया मेडिका कहा जाता था 19th सेंचुरी में। तो इस तरीके से ये कुछ हिस्ट्री हो गई फार्माकोग्नोसी की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, फार्माकोग्नोसी के स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी इज एन अप्लाइड साइंस विच प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस। तो फार्माकोग्नोसी ये एक तरीके का अप्लाइड साइंस है। फार्माकोग्नोसी में हम साइंस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं विच प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस। तो हमारे साइंस को डेवलप करने के लिए हमारे पास जितना नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेज हमें मिलता है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट। हमारे जो साइंस का डिसिप्लिन है उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
A pharmacognosist should have sound knowledge of plant taxonomy, plant pathology, plant breeding and plant genetics. तो एक फार्माकोग्नोसिस्ट को, फार्माकोग्नोसिस्ट मतलब जो साइंटिस्ट जो कि फार्माकोग्नोसी की स्टडी करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, उनको साउंड नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर सही तरीके से नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए प्लांट टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड और प्लांट जेनेटिक्स से रिलेटेड। ये सारे नॉलेज जो है ये एक फार्माकोग्नोसिस्ट को होने चाहिए। दिस इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। अगर किसी भी फार्माकोग्नोसिस्ट को प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट जेनेटिक्स से रिलेटेड साउंड नॉलेज है, सही तरीके से पूरी तरीके से नॉलेज है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम कोई भी जैसे मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम किस तरीके से उनको और ज़्यादा अमाउंट में डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा डोमिनेंटली डेवलप कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमें पता चल सकती है। ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इससे हमारे पास ड्रग की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? We can say that pharmacognosy is an important link between pharmacology and medicinal chemistry। तो हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है किसके बिटवीन में? फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं, उनमें कौन से ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब हमें ये पता चलता है वहाँ पर कि कौन से डिसीज कंडीशन में कौन सा ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरीके से उस कंडीशन में काम करेगा, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी डिसीज कंडीशन किस तरीके से होती है, फिर हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उस तरीके से हम ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फार्माकोग्नोसी ये इंपॉर्टेंट लिंक होती है फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच में। देन नेक्स्ट है The development of modern pharmacology took place during 1934 to 1960। तो जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी है उसका जो डेवलपमेंट है वो कब से हुआ था? ड्यूरिंग 1934 टू 1960। 1934 से लेके 1960 तक जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी है उसका डेवलपमेंट हुआ था। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? Now people have realized the utility of drug of natural origin which are not only economical but even safer too। तो अभी लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि जो ड्रग है, जो नेचुरल ओरिजिन से लिए हुए ड्रग है, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक भी है और सेफ भी होते हैं। जो नेचुरल ओरिजिन से अगर हम ड्रग यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। देन नेक्स्ट है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्लांट सोर्स से जो लिए जाते हैं have lead to rapid development in pharmacognosy and phytochemistry। जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं फ्रॉम प्लांट सोर्स से लिए गए जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका रैपिड डेवलपमेंट फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री में उनका रैपिडली डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप देखेंगे फार्माकोग्नोसी के। World Health Organization has emphasized the utilization of indigenous system of medicine based on locally available plant materials। तो क्या कह रहा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, उन्होंने जो हमारे पास लोकली अवेलेबल प्लांट है, मतलब हमारे सराउंड में जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हमारे आसपास जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके यूटिलाइजेशन के लिए एक सिस्टम बनाए हैं, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो उसके ऊपर जैसे मेडिसिनल प्लांट्स है तो उनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, उनको एम्फसाइज किया है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? इफ़ लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ दिस ड्रग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स स्टार्टेड वी कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑन फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ़ लार्ज स्केल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ दिस ड्रग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, अगर लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है, इनके जो ड्रग्स हम कल्टीवेट अगर करते हैं, ये जो प्लांट्स है ये हम कल्टीवेट करते हैं, तो हम तब फॉरेन करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई भी
मेडिसिनल प्लांट बुला रहे हैं तो उस पर हमें ज़्यादा खर्चा आएगा अगर हम अपने ही देश में हमारे आसपास में वही मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करें तो हमें उतना खर्चा नहीं आएगा, हमें फॉरेन करेंसी के ऊपर ह्यूज अमाउंट जो है वो स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। लार्ज स्केल साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ सम ऑफ द मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट इज नेसेसरी। सम प्रोडक्ट्स लाइक बेंजोइन, स्टोरैक्स, एसाफोइटिडा, बाल्सम ऑफ तोलू एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स है उनका कल्टीवेशन जो है वो लार्ज स्केल में होना चाहिए, जैसे कि बेंजोइन हो गया, स्टोरैक्स हो गया, एसाफोइटिडा, बाल्सम ऑफ तोलू, ऐसे जो ड्रग्स है, ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनका जो कल्टीवेशन है, ये जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स है इनका कल्टीवेशन जो है वो लार्ज स्केल में होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, पोडोफाइलोटॉक्सिन फ्रॉम पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम। तो जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है जो कि हमें पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम से मिलता है, इसका कल्टीवेशन लार्ज स्केल में होना चाहिए। आर्टेमिसिनिन फ्रॉम आर्टेमिसिया, आर्टेमिसिनिन ये ड्रग है, आर्टेमिसिया से हमें मिलता है, इसका प्रोडक्शन लार्ज कल्टीवेशन में होना चाहिए। एनुआ एंड सिलाइमरिन फ्रॉम सिलाइबुइम मैरियोनम, तो सिलाइमरिन हो गया, एनुआ हो गया, ऐसे जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट है इनका कल्टीवेशन जो है वो लार्ज स्केल में होना चाहिए। इनका कल्टीवेशन करना ये एक स्कोप हो गया फार्माकोग्नोसी में। देन डिस्कवरी करना, ड्रग्स के रिलेटेड साइंटिफिक स्टडी करना, तो ये सारे ये कुछ स्कोप होते हैं, पर ज़्यादातर अभी फार्माकोग्नोसी में स्कोप देखा जाए तो कल्टीवेशन के ऊपर दिया जा रहा है। जितना हम कल्टीवेट करेंगे उस ड्रग प्रोडक्ट को, जितने हम कल्टीवेट करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स को, उतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी। हम कल्टीवेट करेंगे तो वो ओरिजिनल ड्रग्स जो है वो हमारे पास होगा, जिसकी मांग भी ज़्यादा होगी हमारे ही कंट्री में और फॉरेन कंट्री में भी होगी। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कोप होता है फार्माकोग्नोसी का। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।